अच्छा, कभी सोचा है कि फेसबुक, अमेज़न, ट्विटर, ये जो इतनी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, ये हर सेकंड लाखों नए पोस्ट, ऑर्डर या ट्वीट्स कैसे संभाल लेती हैं? और मतलब इनके तो हजारों सर्वर होते हैं, वो भी दुनिया भर में फैले हुए। तो ये हर एक चीज के लिए वो बिल्कुल अनोखी, यूनिक आईडी कैसे बना पाते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं होता? हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज है। और उससे भी बड़ी बात सोचिए, अगर कोई एक सर्वर बंद हो जाए, तो क्या पूरा सिस्टम रुक जाता है? ऐसा तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फॉल्ट टॉलरेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो आज ना हमारे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्रोत है, कुछ टेक ब्लॉग्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, कम्युनिटी डिस्कशंस भी हैं, जो इन्हीं सवालों की तह तक जाते हैं। हम कोशिश करेंगे समझने की कि इतने बड़े स्केल पे यूनिक आईडी बनाना ये अपने आप में एक चुनौती क्यों है, बिल्कुल। और फिर इसे हल करने के लिए ट्विटर जैसी कंपनियों ने क्या तरीके निकाले। वो स्नोफ्लेक वाला तरीका काफी सुना है मैंने। हाँ, स्नोफी तो काफी पॉपुलर है। और फाइनली ये सिस्टम इतने भरोसेमंद कैसे बनते हैं कि मतलब कोई हिस्सा फेल भी हो जाए तो भी चलते रहे। तो चलिए इसी दुनिया की गहराई में उतरते हैं आज। जरूर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, मतलब जब कई सारी मशीनें मिलकर काम कर रही हों, तब यूनिक आईडी बनाना मुश्किल क्यों हो जाता है? अगर एक ही कंप्यूटर हो तब तो शायद आसान है। हाँ, बिल्कुल। अगर एक सिंगल डेटाबेस है तो उसमें वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला फीचर होता है ना, हाँ हाँ वो अपने आप अगला नंबर दे देता है। हाँ। सिंपल। लेकिन सोचिए, जब हजारों मशीनें हैं एक साथ बिल्कुल एक ही टाइम पर दुनिया के अलग अलग कोनों से आईडी मांग रही हैं, तब वो ऑटो इंक्रीमेंट वाला तरीका वो काम नहीं करता। क्यों, क्या दिक्कत आती है? देखिए, पहली दिक्कत तो स्पीड की है। एक सेंट्रल काउंटर होगा तो वो बहुत धीमा पड़ जाएगा। हर रिक्वेस्ट को वहीं जाना पड़ेगा? अच्छा, बॉटलनेक बन जाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरी उससे भी बड़ी दिक्कत है सिंक्रोनाइजेशन की। मतलब ये पक्का करना कि दो अलग अलग मशीनें गलती से एक ही आईडी ना बना दें, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा आईडी जनरेटर चाहिए जो जो कई चीजें कर सके एक साथ। कुछ जरूरतें होंगी उसकी। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छे आईडी जनरेटर से कई उम्मीदें होती हैं। पहली और सबसे जरूरी, यूनिकनेस। मतलब हर आईडी पूरे सिस्टम में हमेशा के लिए अनोखा हो। ठीक है। दूसरी, कई सिस्टम्स चाहते हैं कि आईडी सिर्फ नंबरों से बना हो, टेक्स्ट वगैरह ना हो उसमें। न्यूमेरिक आईडी। ओके। तीसरा, स्टोरेज एफिशिएंसी के लिए आईडीज को अक्सर 64 बिट का रखा जाता है। ये काफी बड़ा नंबर होता है, पर बहुत ज्यादा जगह भी नहीं लेता। चौथा, और ये बहुत काम का है, आईडीज का लगभग टाइम ऑर्डर्ड होना। मतलब जो आईडी बाद में बना है उसका नंबर भी बड़ा हो। अच्छा, इससे क्या फायदा? इससे डेटा को टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। डेटाबेस परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत जरूरी है। समझ गई। और फिर है हाई थ्रूपुट। सिस्टम को मतलब लाखों आईडी प्रति सेकंड बनाने की क्षमता होनी चाहिए। लाखों? बाप रे। हाँ, और साथ में स्केलेबल भी हो, यानी जरूरत पड़ने पर आसानी से और मशीनें जोड़ सकें। और लो लेटेंसी हो, मतलब आईडी मांगने पर फौरन मिले, इंतजार न करना पड़े। और आखिर में सबसे जरूरी शायद, रिलायबल हो। अगर कोई मशीन फेल हो जाए, नेटवर्क डाउन हो जाए, तभी आईडी बनते रहने चाहिए। वाह, ये तो सच में काफी सारी डिमांडिंग जरूरतें हैं। शायद इसीलिए जो शुरुआती तरीके थे वो पूरी तरह फिट नहीं बैठे होंगे। हाँ, बिल्कुल। कुछ पुराने तरीके आजमाए गए थे, लेकिन उनमें दिक्कतें थी। जैसे वो सिंगल मास्टर वाला? हाँ, सिंगल मास्टर सीक्वेंस। इसमें क्या होता है कि एक ही सेंट्रल जगह होती है। मान लीजिए कोई डेटाबेस डॉक्यूमेंट जो अगले आईडी का नंबर रखता है। अब हर आईडी रिक्वेस्ट को वहीं जाना पड़ता है, उस डॉक्यूमेंट को लॉक करना पड़ता है। तो फिर वही बॉटलनेक वाली बात हो गई, स्केल नहीं करेगा। नंबर दूंगा 1 3 5, दूसरा कहेगा मैं इवन दूंगा 2 4 6। अच्छा, ये तो थोड़ा बेहतर लग रहा है स्केलिंग के लिए। हाँ, स्केल तो बेहतर करता है, लेकिन इसमें नई मशीनें जोड़ना या हटाना मुश्किल हो जाता है। और आईडीज को टाइम ऑर्डर में रखना, वो भी एक चैलेंज बन जाता है। और यूयूआईडीज, वो तो आजकल काफी इस्तेमाल होते हैं। यूनिक तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर उनमें दूसरी दिक्कतें हैं। एक तो वो 128 बिट के होते हैं, 64 बिट नहीं। अच्छा, बड़े होते हैं। हाँ, दूसरा वो न्यूमेरिकल नहीं होते, उनमें टेक्स्ट भी होता है। और सबसे बड़ी बात, वो टाइम ऑर्डर्ड नहीं होते, उनका ऑर्डर पूरी तरह रैंडम होता है, जिससे डेटाबेस में इंडेक्सिंग और परफॉर्मेंस की दिक्कतें आ सकती हैं। और वो टिकट सर्वर वाला आइडिया? टिकट सर्वर में एक सेंट्रल सर्वर होता है जो सबको आईडी बांटता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रिस्क है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का। मतलब अगर वो सर्वर गया तो सब कुछ रुक गया, कोई नया आईडी नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि इन शुरुआती तरीकों की अपनी सीमाएं थीं, खासकर जब सिस्टम बहुत बड़ा हो। तो इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए शायद बैचिंग का आइडिया आया होगा। आपके पास यान केंट का एक ब्लॉग पोस्ट है जो इसी पर है।
ये बैचिंग क्या चीज है? बैचिंग का फंडा सुनने में काफी सिंपल है। सोचिए, हर बार सेंट्रल स्टोर से सिर्फ एक आईडी मांगने की बजाय क्यों ना एक बार में आईडी का पूरा बैच ले लिया जाए। बैच मतलब? एक ग्रुप, हाँ। जैसे 100 आईडी का ग्रुप या 1000 आईडी का ग्रुप। एक मशीन सेंट्रल स्टोर से कहेगी, मुझे अगले 1000 आईडी दे दो। फिर वो मशीन अपने पास रखे हुए उन 1000 आईडी में से एक एक करके देती रहेगी। अच्छा। जब वो बैच खत्म होने वाला होगा, मान लीजिए 100 आईडी बचे, तब वो जाके नया बैच मांग लेगी। अरे वाह, इससे को वो जो सेंट्रल स्टोर पे बार बार जाने वाली दिक्कत थी वो कम हो गई। बिल्कुल। इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, परफॉर्मेंस सुधरती है, सेंट्रल स्टोर पर लोड कम, नेटवर्क ट्रैफिक कम। दूसरा, स्केलेबिलिटी बढ़ती है। अब कई मशीनें एक साथ अपने अपने बैच से आईडी दे सकती हैं, उन्हें सेंट्रल स्टोर का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन क्या इसमें कोई पेच है? सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। पेच है इसे लागू करने में। इयान कैंट अपने ब्लॉग में बताते हैं कि एक रेस कंडीशन का खतरा रहता है। रेस कंडीशन वो क्या होती है? सोचिए, अगर 2 मशीनें लगभग एक ही समय पर ये देखती हैं कि अरे मेरा बैच खत्म होने वाला है, और दोनों एक साथ सेंट्रल स्टोर के पास नया बैच मांगने पहुंचाती हैं, ओह, तो क्या होगा? तो हो सकता है कि सेंट्रल काउंटर जो बता रहा है कि अगला बैच कहां से शुरू होगा, वो गलत तरीके से अपडेट हो जाए। हो सकता है दोनों को एक ही रेंज मिल जाए, या कुछ आईडी बीच में छूट जाएं या वेस्ट हो जाएं। ये तो गड़बड़ है। तो इसे कैसे ठीक किया उन्होंने? इसके लिए उन्होंने एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया। मतलब वो ट्रैक रखते थे कि क्या कोई बैच रिक्वेस्ट पहले से चल रही है, अगर हाँ तो दूसरी रिक्वेस्ट इंतजार करती थी। उन्होंने इसे फ्यूचर्स और पेंडिंग रिक्वेस्ट ट्रैक करके मैनेज किया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर यह जरूरी था ताकि एक बार में एक ही प्रोसेस नया बैच नंबर ले सके। अच्छा, मतलब ये ध्यान रखना पड़ता है कि एक साथ भीड़ न लग जाए नया बैच मांगने वालों की। सही पकड़ा। स्टैक ओवरफ्लो पर भी कुछ ऐसा ही था ना, कि क्लाइंट्स को आईडी की रेंज दे दो। हाँ, वो बैचिंग का ही एक वेरिएशन है। सेंट्रल लोड कम करता है, लेकिन वहाँ एक पॉइंट ये भी था कि अगर आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रिक्वेस्ट्स का ऑर्डर बना रहे, मतलब जिस क्रम में रिक्वेस्ट आई उसी क्रम में आईडी मिले, तो ये रेंज वाला तरीका शायद काम ना करे, क्योंकि ये हो सकता है एक क्लाइंट अपनी रेंज से आईडी पहले इस्तेमाल कर ले, भले उसकी रिक्वेस्ट बाद में आई हो। ये भी ध्यान रखना होगा। तो बैचिंग एक तरीका हो गया, लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है वो है ट्विटर का स्नोफ्लेक। हाँ, स्नोफ्लेक आईडी सुना है। ये पूरी तरह डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब कोई सेंट्रल कोऑर्डिनेटर नहीं। ये कैसे होता है? स्नोफ्लेक का डिजाइन वाकई बहुत क्लेवर है, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आईडी जनरेशन के लिए एक तरह से स्टैंडर्ड ही बन गया है। ऐसा क्या खास है इसमें? खास बात यह है कि इसने बिना किसी सेंट्रल सर्वर के, बिना लगातार कोऑर्डिनेशन के अरबों यूनिक आईडी बनाने का तरीका निकाला, और वो भी टाइम ऑर्डर्ड। बिना सेंट्रल सर्वर के? कैसे? ये सारा कमाल एक 64 बिट के नंबर के अंदर जानकारी को स्मार्टली पैक करने से होता है। अच्छा, क्या क्या होता है 64 बिट नंबर में? देखिए, इसके कई हिस्से होते हैं। सबसे बड़ा हिस्सा 41 बिट्स का होता है टाइम स्टैम्प, मिली सेकेंड्स में। ये बताता है कि आईडी कब बना। ओके, टाइम। इससे टाइम ऑर्डरिंग आ गई। बिल्कुल। फिर अगले 5 बिट्स होते हैं डेटा सेंटर आईडी के लिए। डेटा सेंटर आईडी मतलब किस लोकेशन पे बना? हाँ, ट्विटर जैसी कंपनी के कई डेटा सेंटर्स होते हैं ना, तो ये बताता है कि आईडी किस डेटा सेंटर में बना। 5 बिट्स से 32 अलग डेटा सेंटर बन सकते हैं। ठीक है। फिर अगले 5 बिट्स होते हैं मशीन आईडी के लिए, उस डेटा सेंटर के अंदर कौन सी मशीन। अच्छा, तो हर डेटा सेंटर में 32 मशीनें हो सकती हैं। हाँ, यूनिकली पहचानी जा सकती हैं। और आखिरी 12 बिट्स होते हैं सीक्वेंस नंबर के लिए। फिर सीक्वेंस नंबर, इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि एक ही मशीन एक ही डेटा सेंटर में एक ही मिलीसेकंड में एक से ज्यादा आईडी बना सकती है। अरे हाँ, तो अगर 1 मिलीसेकंड में उसे दूसरा आईडी बनाना है तो वो ये सीक्वेंस नंबर बढ़ा देगी। ये 0 से 4095 तक जा सकता है। अगले मिलीसेकंड में ये फिर 0 से शुरू हो जाता है। वाह। तो टाइम स्टैम्प प्लस डेटा सेंटर आईडी प्लस मशीन आईडी प्लस सीक्वेंस नंबर, इन सबको मिला दो तो एक यूनिक आईडी बन गया। एग्जैक्टली। और क्योंकि हर मशीन का अपना डेटा सेंटर और मशीन आईडी फिक्स है और वो टाइम और सीक्वेंस नंबर खुद मैनेज कर रही है, उसे किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, यही है स्नोफ्लेक की खूबसूरती, डिसेंट्रलाइजेशन। हर मशीन आजादी से हाई स्पीड पर आईडी बना सकती है। इससे सिस्टम जबरदस्त स्केलेबल बनता है और लेटेंसी बहुत कम रहती है। कमाल है। पर इसमें कोई कैच तो होगा? एक बहुत जरूरी जरूरत है। सभी मशीनों की घड़ियां, उनके क्लॉक्स आपस में बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड होने चाहिए। अच्छा, टाइम एकदम सही होना चाहिए सबका। हाँ, अगर घड़ियों में ज्यादा फर्क हुआ तो आईडी की टाइम ऑर्डरिंग बिगड़ सकती है,
और बहुत ही रेयर केस में यूनिकनेस की दिक्कत भी आ सकती है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन स्नोफ्लेक लागू करने की एक मुख्य चुनौती है। समझ गई। ये तो हो गई बड़े सिस्टम्स की बात। पर मान लीजिए किसी को छोटे स्केल पर चाहिए यूनिक आईडी, अपनी वेबसाइट के लिए या छोटी एप्लीकेशन के लिए, क्या कोई आसान तरीका भी है? स्टैक ओवरफ्लो पर रेडिस का नाम था। एटॉमिक होता है, मतलब वो गारंटी देता है कि काउंटर सुरक्षित तरीके से 1 से बढ़ेगा, कोई रेस कंडीशन नहीं होगी। वो नया नंबर लौटा देता है। तो ये सेंट्रलाइज्ड हुआ पर तेज। हाँ, सेंट्रलाइज्ड है क्योंकि रेडिस सर्वर एक ही जगह काउंटर रख रहा है, पर रेडिस इतना तेज है कि कई एप्लीकेशंस के लिए ये काफी है। आप चाहें तो पेक्सपायर से आईडी की एक्सपायरी भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कई तरह के तरीके हो गए, सेंट्रलाइज, सेमी सेंट्रलाइज जैसे बैचिंग और फुली डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे स्नोफ्लेक। हाँ, इन्हें सीक्वेंसर डिजाइन मॉडल्स भी कहते हैं। सेंट्रलाइज्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड या हाइब्रिड, कौन सा चुनना है ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। कितना स्केल चाहिए, परफॉर्मेंस कितनी जरूरी है, टाइम ऑर्डरिंग चाहिए या नहीं, फॉल्ट टॉलरेंस कितना चाहिए। आपने फॉल्ट टॉलरेंस का जिक्र किया, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। यूनिक आईडी बना लेना एक बात है, पर सिस्टम चलते रहना चाहिए, चाहे कुछ गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। कोई सर्वर क्रैश हो जाए, नेटवर्क में दिक्कत आ जाए, तो सिस्टम ठप नहीं होना चाहिए। यहीं पर फॉल्ट टॉलरेंस आता है। हमारे पास IJRMPS जर्नल का एक पेपर है जो इसी पर है। हाँ, फॉल्ट टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम डिजाइन का एक कोर पिलर है और इसे पाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर। इवेंट ड्रिवन, हाँ, मतलब इवेंट्स पर आधारित। हाँ, इसका फंडा यह है कि सिस्टम के अलग-अलग हिस्से, जिन्हें हम सर्विसेज या कंपोनेंट्स कह सकते हैं, वो एक दूसरे से सीधे बात नहीं करते। अच्छा, तो कैसे करते हैं? वो इवेंट्स या मैसेज के जरिए बात करते हैं, और वो भी एसिंक्रोनस तरीके से। एसिंक्रोनस मतलब कि एक ने मैसेज भेजा और भूल गया, जवाब का इंतजार नहीं किया। एग्जैक्टली। एक कंपोनेंट प्रोड्यूसर इवेंट भेजता है, उसे एक मैसेजिंग सिस्टम जैसे मैसेज क्यू में डाल देता है और अपना काम करता रहता है। वो ये इंतजार नहीं करता कि दूसरा कंपोनेंट कंज्यूमर उसे अभी के अभी प्रोसेस करे। कंज्यूमर अपनी स्पीड से जब वो रेडी होता है उस इवेंट को उठाता है और प्रोसेस करता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे सिस्टम के हिस्से डीकपल्ड हो जाते हैं, मतलब एक दूसरे पर उनकी सीधी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। अगर कंज्यूमर थोड़ी देर के लिए डाउन भी है तो प्रोड्यूसर को फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करता रहता है। अच्छा, तो ये डीकपलिंग ही फॉल्ट टॉलरेंस में मदद करती है। हाँ, कई तरीकों से। IJRMPS पेपर कुछ खास स्ट्रैटेजी बताता है। पहली है मैसेज ड्यूरेबिलिटी। EDA में अक्सर मैसेज क्यू का इस्तेमाल होता है, जैसे काफका, RabbitMQ या AWS SQS। ये क्यू एक तरह का सेफ डिपॉजिट बॉक्स है। इवेंट भेजने के बाद वो क्यू में सुरक्षित रहता है जब तक कि कंज्यूमर उसे सफलतापूर्वक प्रोसेस ना कर ले। अगर कंज्यूमर प्रोसेस करते हुए फेल भी हो जाए तो इवेंट खोएगा नहीं, वो क्यू में ही रहेगा। अच्छा, तो मैसेज लॉस नहीं होता। सही। जब कंज्यूमर ठीक होके वापस आएगा वो वहीं से काम शुरू कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या तरीके हैं? दूसरा है रीट्राई और बैक ऑफ। कई बार फेलियर परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी होते हैं, जैसे नेटवर्क में थोड़ी देर की दिक्कत या डेटाबेस पर अचानक लोड बढ़ जाना। हाँ, होता है ऐसा। तो ऐसे में अगर कोई ऑपरेशन फेल होता है तो उसे तुरंत हार मानने के बजाय थोड़ी देर बाद फिर से कोशिश करना, यानी रीट्राई करना, समझदारी है। लेकिन अगर बार बार फेल हो रहा हो तो फिर तो रीट्राई करने से और लोड बढ़ेगा। सही सवाल। यहीं पर एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ काम आता है। इसका मतलब है कि हर फेलियर के बाद अगली रीट्राई के लिए आप थोड़ा ज्यादा इंतजार करते हैं। ज्यादा मतलब? जैसे पहली बार 1 सेकंड, अगली बार 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 8, ऐसे। इससे जो सर्विस प्रॉब्लम में है उसे संभलने का मौका मिल जाता है। हम उसे लगातार हिट करके और परेशान नहीं करते। स्मार्ट। और तीसरा तरीका? सर्किट ब्रेकर। ये नाम तो सुना है। हाँ, सर्किट ब्रेकर। ये बिल्कुल आपके घर के बिजली के सर्किट ब्रेकर जैसा है। अच्छा, कैसे? सोचिए, अगर कोई बाहरी सर्विस जिससे आपकी एप्लीकेशन बात करती है वो बार बार फेल हो रही है तो उसे लगातार कॉल भेजते रहने का क्या फायदा? हाँ, कोई फायदा नहीं। टाइम और रिसोर्स वेस्ट होगा। और हो सकता है कि ये फेलियर आपके सिस्टम में आगे भी फैल जाए। इसे कैस्केडिंग फेलियर कहते हैं। सर्किट ब्रेकर इसी को रोकता है। कैसे रोकता है? इसके 3 स्टेट्स होते हैं, क्लोज्ड, ओपन और हाफ ओपन। ओके। क्लोज्ड मतलब सब ठीक है, सर्किट ब्रेकर बंद है, सारी रिक्वेस्ट्स सर्विस तक जा रही हैं। ये चुपचाप देखता रहता है कि कितनी रिक्वेस्ट फेल हो रही हैं। ठीक है। अगर एक तय समय में फेलियर्स एक लिमिट से ज्यादा हो जाते हैं तो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है और ओपन स्टेट में चला जाता है।
ओपन मतलब? कनेक्शन कट गया। हाँ, एक तरह से। अब ब्रेकर आगे आने वाली कॉल्स को सीधे फेल कर देगा बिना उस बाहरी सर्विस को कॉल भेजे। ये उस सर्विस को रिकवर होने का टाइम देता है और हमारे सिस्टम को भी बचाता है। अच्छा, लेकिन सर्विस हमेशा के लिए तो बंद नहीं रख सकते। नहीं, कुछ देर बाद एक तय टाइम आउट के बाद ब्रेकर हाफ ओपन स्टेट में जाता है। इस स्टेट में वो बहुत संभल कर कुछ गिनी चुनी टेस्ट कॉल्स को सर्विस तक जाने देता है, चेक करने के लिए कि ठीक हुई या नहीं। बिल्कुल। अगर वो टेस्ट कॉल सफल होती हैं तो ब्रेकर मान लेता है कि सर्विस ठीक हो गई और वापस क्लोज स्टेट में चला जाता है, सब नॉर्मल। और अगर फेल होती है तो वो वापस ओपन स्टेट में चला जाता है और फिर से टाइम आउट का इंतजार करता है। तो ये एक तरह का सेफ्टी वाल्व है। वाह, ये तो वाकई सिस्टम को बहुत मजबूत बना देता है। अच्छा, इन ईडीए वाली स्ट्रैटेजीज के अलावा और भी चीजें होंगी जो सिस्टम को भरोसेमंद बनाती हैं, रेट लिमिटिंग, मॉनिटरिंग वगैरह? हाँ बिल्कुल, ये सब मिलकर एक मजबूत सिस्टम बनाते हैं। जैसे रेट लिमिटिंग, इसका मकसद है सिस्टम को जरूरत से ज्यादा रिक्वेस्ट से बचाना, चाहे वो गलती से हो या जानबूझकर कोई अटैक कर रहा हो। जैसे डीडॉस अटैक। हाँ, जैसे डीडॉस अटैक। तो रेट लिमिटर क्या करता है, वो हर क्लाइंट, जैसे उसकी आईपी या यूजर आईडी से, की रिक्वेस्ट को गिनता रहता है। अगर कोई क्लाइंट बहुत तेजी से रिक्वेस्ट भेज रहा है, एक लिमिट से ज्यादा, जैसे 1 सेकंड में 10 से ज्यादा, तो सिस्टम उसे ब्लॉक कर देता है, एक एरर भेज देता है, जैसे HTTP 429 टू मेनी रिक्वेस्ट्स। इससे सिस्टम ओवरलोड होने से बच जाता है। ये तो जरूरी है। और ऑब्जर्वेबिलिटी, मॉनिटरिंग, ये भी बहुत जरूरी है। आप सिस्टम को ठीक कैसे करोगे अगर आपको पता ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा है? सही बात है। तो ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब है सिस्टम से लगातार जानकारी इकट्ठा करना। लॉग्स, क्या हुआ, मैट्रिक्स, कितना हुआ, कितनी तेजी से हुआ, कितनी एरर आई, और ट्रेसेस, एक रिक्वेस्ट कहाँ गई। इनसे हमें सिस्टम की हेल्थ का पता चलता है, प्रॉब्लम जल्दी पकड़ में आती हैं और उन्हें ठीक करना आसान होता है। ये सर्किट ब्रेकर, रीट्राई वगैरह ठीक से काम कर रहे हैं, ये भी मॉनिटरिंग से ही पता चलता है। तो ये जो सारे बड़े बड़े फैसले हैं कि यूनिक आईडी के लिए स्नोफ्लेक यूज करें या बैचिंग, ईडीए अपनाएं या नहीं, रेट लिमिटर कहाँ फिट होगा, कौन सा डेटाबेस लें, ये सब कब तय होता है? हाई लेवल डिजाइन में? एग्जैक्टली। ये सब हाई लेवल डिजाइन HLD के स्टेज पर तय होता है। HLD मतलब सिस्टम का ब्लूप्रिंट बनाना। हम ये नहीं सोचते कि कोड कैसे लिखेंगे, बल्कि ये सोचते हैं कि सिस्टम के बड़े बड़े हिस्से क्या होंगे, वेब सर्वर, ऐप सर्वर, डेटाबेस, मैसेज क्यू, वो आपस में कैसे जुड़ेंगे। अच्छा, आर्किटेक्चर लेवल पर। हाँ, कौन सी मेन टेक्नोलॉजी यूज होगी, स्केलेबिलिटी, फॉल्ट टॉलरेंस, सिक्योरिटी जैसी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। यहीं पर ईडीए जैसे आर्किटेक्चरल पैटर्न चुनने का फैसला होता है। और इन सब हिस्सों की बातचीत को विजुअलाइज करने के लिए सीक्वेंस डायग्राम्स। हाँ, सीक्वेंस डायग्राम्स बहुत काम आते हैं। ये UML का हिस्सा हैं। ये दिखाते हैं कि टाइम के साथ अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैसे मैसेज भेजते हैं, किस क्रम में भेजते हैं। HLD के टाइम पर ये डिज़ाइन को समझने और समझाने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, जैसे सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है, उसके तीनों स्टेट्स में क्या होता है, इसे सीक्वेंस डायग्राम से दिखाना आसान होता है। तो कुल मिलाकर आज हमने जो ये गहरी चर्चा की, उससे ये समझ आया कि अरबों यूजर्स के लिए सिस्टम बनाना सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये तो मतलब आर्किटेक्चर और स्ट्रैटेजी का खेल है। बिल्कुल। यूनिक आईडी जैसी बेसिक लगने वाली चीज के लिए भी ऑटो इंक्रीमेंट से कहीं आगे जाकर स्नोफ्लेक या बैचिंग जैसे तरीके सोचने पड़ते हैं। और फिर सिस्टम को भरोसेमंद बनाने के लिए, फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर, मैसेज क्यू, रीट्राई, सर्किट ब्रेकर, रेट लिमिटिंग, कितनी सारी परतें हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सब अलग अलग पजल के टुकड़े नहीं हैं। ये सब एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं और हर तरीके के अपने फायदे और नुकसान होते हैं, अपने ट्रेड ऑफ्स होते हैं। ट्रेड ऑफ मतलब? जैसे हमने बात की, स्नोफ्लेक के लिए क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन चाहिए, जो खुद में एक मुश्किल काम हो सकता है। बैचिंग में अगर बैच साइज बड़ा है और सर्वर क्रैश हो गया तो बहुत सारे आईडी वेस्ट हो सकते हैं। ईडीए लागू करना शायद थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे शुरू में, लेकिन उससे जो फ्लेक्सिबिलिटी और मजबूती मिलती है वो कमाल की है। तो डिजाइनर को ये सब सोच समझकर फैसला लेना होता है। बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से सही टूल, सही पैटर्न चुनना पड़ता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे इन सब तकनीकों ने मिलकर आज की बड़ी इंटरनेट एप्लीकेशंस को पॉसिबल बनाया है। हाँ, और जाते जाते ना एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए। जैसी जैसी टेक्नोलॉजी और एडवांस हो रही है, हम सर्वरलेस, एज कंप्यूटिंग, नए नए डेटाबेस के बारे में सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में ये यूनिक आईडी बनाना, सिस्टम को फॉल्ट टॉलरेंट बनाना, ये सब और आसान हो जाएगा
या चुनौतियां बस अपना रूप बदल लेंगी? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। हाँ, तो इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नए स्रोतों के साथ एक और विषय की गहराई में उतरने के लिए।